आ गए हैं अपने सेम चैप्टर के पार्ट 2 पर। हम लोगों ने कल पढ़ा था एडवर्ड जेनर और उन्होंने कैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, याद है आप सबको? हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने काउपॉक्स उन्होंने नोटिस किया कि कैसे जिन लोगों को काउपॉक्स वाली डिसीज़ हो जा रही है उनको स्मॉल पॉक्स वाली डिसीज़ नहीं हो रही है। तो उन्हें ये बात समझ आ गई कि एक तरीके से काउपॉक्स जो है वो किसके लिए रोकथाम कर सकता है, स्मॉल पॉक्स के लिए रोकथाम का काम हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल एडवर्ड जेनर के बारे में पढ़ा था। चलो अब इंडिया पे आ जाते हैं। लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन, पुराने जितने भी टीकाकरण, जितनी भी वैक्सीनेशन होती थी उनसे भी पहले इंडिया हैड अ ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड वेरियोलेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। मतलब दुनिया जब ये सब सोच ही रही थी उससे भी पहले हमारा भारत जो था वो इसका सॉल्यूशन, इसका जो इलाज था वो ढूंढ चुका था। क्या करवाते थे? वेरियोलेशन। ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। वेरियोलेशन को आप ऐसे समझ लो टीकाकरण या फिर एक वैक्सीन या दवाई वो लोग पहले ही बना चुके थे। It involved using material from a smallpox sore to scratch the skin and create a mild infection and build immunity। देखो, आपने देखा है हमारी मम्मी पापा के हाथ पे एक छोटा सा ऐसे गड्ढा सा है होता है जिस पे वो लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे बचपन में टीका लगा था, है ना। वो हमारी स्किन पे जो मम्मी पापा हैं या फिर हमारे दादा दादी हैं उनकी स्किन पे वो एक थोड़ा गड्ढा सा हो गया, एक निशान सा बन गया है। तो वो क्या है, उस टाइम पे क्या बोलते थे उन्हें? टीकाकरण कराना। ठीक है, ऐसे में क्या किया जाता था, स्मॉल पॉक्स की वो वैक्सीन है उसमें छोटे से अमाउंट का जो इन्फेक्शन है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में इन्फेक्शन जो होता है वो ह्यूमंस को दिया जाता था। प्रैक्टिस वर नोन एज टीकादार। ठीक है, टीकेदार हम उसको बोलते हैं ना, टीका लगवाया, टीकाकरण हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, इस थिंक लाइक अ साइंटिस्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने देखा कि जेनर ने मिल्क्स मेड यानी जो दूध निकालने वाले होते थे जिनको काउपॉक्स हो गया था, ठीक है, जो दूध निकालते थे उन्हें काउपॉक्स हो गया था, उन्होंने नोटिस किया कि भाई जिन्हें काउपॉक्स हो जा रहा है उन्हें स्मॉल पॉक्स की बीमारी जो है वो छू नहीं पा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो दोनों वायरसेस हैं वो आपस में कैसे हैं, रिलेटेड हैं, ऐसा उन्होंने सोचा था। ठीक है, अब इसके बारे में उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी थी, यानी उन्होंने इसके बारे में क्या हमें जानकारी दी थी। देखो, कंटेंट इन द पस ऑफ काउपॉक्स ब्लिस्टर प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। यानी उनका ऐसा ऑब्जर्वेशन थी, उनकी ऐसी, उन्होंने ऐसा रिसर्च करके ये चीज़ पता लगाई थी कि जो काउपॉक्स के जो फफोले बन रहे थे या जो उसके अंदर जो पस भरा हुआ था ना, वो क्या था, वो लोगों को बचा रहा था क्या होने से? स्मॉल पॉक्स होने से। समझ आया? मैंने आपको बताया ना कि जिन लोगों को काउपॉक्स वाली बीमारी हो जा रही थी उन्हें स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी छू भी नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि काउपॉक्स की बीमारी जिन्हें हुई तो उसका जो पस था, ब्लिस्टर यानी जो फफोले थे, उसका जो पस था वो बचा रहा था उन्हें किससे? स्मॉल पॉक्स होने से। समझ आया? एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने कैसे किया, यानी इसको कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था भाई? ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग अ काउपॉक्स सैप इनटू अ बॉय। उन्होंने एक बच्चे को, एक लड़के को क्या दी थी? काउपॉक्स वाली वैक्सीन उन्होंने दी थी। हु लेटर शोड नो इलनेस व्हेन एक्सपोज्ड टू स्मॉल पॉक्स। अब इस बच्चे को यहाँ पे कौन सा इंजेक्शन लगाया गया? कौन से इन्फेक्शन का? काउपॉक्स वाला। यानी ये जो ये इंजेक्ट कर रहे हैं ना, ये काउपॉक्स वाला इन्फेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं, कर दिया। अब उसके बाद क्या कर रहे थे? इस बच्चे को उठा के किस पेशेंट के कांटेक्ट में ला रहे थे? जिसको स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, जब उस बच्चे के कांटेक्ट में जिसे स्मॉल पॉक्स है लाया जा रहा था तो देखा गया कि इस बच्चे को भाई बीमारी हो ही नहीं रही है। ठीक है, इस बच्चे को वो बीमारी शो ही नहीं हो रही है, इस बच्चे ने उस बीमारी को कैच ही नहीं किया है। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया था। इसका रिजल्ट उन्होंने क्या निकाला? ही फाउंड आउट दैट पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स सैप वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। यानी जिनको उन्होंने काउपॉक्स वाली वैक्सीनेशन दे दी थी, शॉट दे दिया था, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, वो उसके रेजिस्टेंट हो गए थे, यानी वो उससे बच पा रहे थे। ठीक है, एप्लीकेशन उन्होंने इसको कैसे अप्लाई करवाया भाई लोगों के बीच? मास वैक्सीनेशन। उन्हें पूरे ग्रामीण में यानी पूरी जगह पे क्या कराया गया? एक सामाजिक वैक्सीनेशन करवाया गया जिसमें सबको वो वैक्सीन जो थी लगाई गई। ठीक है, वैक्सीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। हर एजेस के लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन यानी टीकाकरण एक बहुत अच्छा उपाय है। इन्फेंट यानी होते हैं छोटे छोटे बच्चे, जो 0 से 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं ना, उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। ठीक है, इन्फेंट्स से लेके एल्डरली लोगों तक सबको वैक्सीनेशन देने से उनको बचाया जा सकता है। अगेंस्ट मैनी सीरियस डिसीजेस, काफ़ी सारी सीरियस डिसीजेस से हम उन्हें
बचा सकते हैं। दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस, वो बीमारी होने से बचाते हैं। रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के जो प्रभाव है उसको फैलने से भी बचाते हैं। और बहुत मिलियन लाइव्स को बचा देते हैं हर साल, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव, यानी प्रिवेंटिव। अच्छा, ये याद आ रहा है आपको, एक कहावत है या एक ऐसा बोला जाता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। बचाव किसी बीमारी से अच्छा है, ठीक है। बचाव कर लो भाई, इलाज कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात तो समझते हो ना आप, कि अगर आप पहले ही दिन में बहुत सारी आइसक्रीम खाते जाओ, सर्दियों में बहुत सारी आइसक्रीम खाते जाओ, तो ये क्या कर रहे हो कि आप अपने आप को बचा रहे हो? नहीं, फिर आपको क्या कराना पड़ेगा भैया, इलाज कराना ही पड़ेगा। तो ऐसा बोलते हैं ना कि इससे अच्छा तो पहले ही प्रिवेंशन कर लो, इसके बाद में क्या कराना पड़े, कोई इलाज कराना पड़े, तो भाई पहले ही सावधानी बरत लो। दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिसीजेज बिफोर दे कैन हैपन। अब वैक्सीनेशन ना, एक आप ऐसे उसको ये नहीं कह सकते हो कि एक दवाई है कि अब तो ये दे दी अब तो पक्का हो गया जी, अब तो कोई बीमारी ही नहीं होगी। नहीं, ये क्या करती है, बस किसी बीमारी के होने के असर को या संभावना को काफ़ी हद तक कम कर देती है, ठीक है। बट डू नॉट ट्रीट देम वंस इज ऑलरेडी सिक। सम पीपल में फियर और डाउट वैक्सीन, बट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स केयरफुली टेस्ट देम फॉर सेफ्टी। अब आपको याद है कोविड वैक्सीन के टाइम पे भी कितना उसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि नहीं, हम कोविड वैक्सीन नहीं लेंगे, उससे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कहा जाता था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। वैक्सीन जो होती हैं वो अच्छे से सेफ्टी के लिए ही हमारी बनाई जाती है, और उन्हें अच्छे से डॉक्टर और साइंटिस्ट मिलके क्या करते हैं, अच्छे से टेस्ट करने के बाद ही लोगों को दी जाती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन आपने लिए तो बस वो आपको ही बचा रही है, नहीं, वो आपके आसपास रहने वाले लोगों को भी सेफ रख रही है, ठीक है। अब इंडिया का क्या रोल है वैक्सीन प्रोडक्शन में, यानी हम, ये ऐसा नहीं है कि हम सारी वैक्सीन बाहर से ही ले रहे हैं, हम लोग काफ़ी वैक्सीन ऐसी हैं जो हमारे भारत में खुद से ही बन जा रही हैं। जैसे इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर। वैक्सीन प्रोड्यूस करने में भारत जो है वो एक काफ़ी बड़ी मात्रा में अपना योगदान देता है। इट मैन्युफैक्चर वैक्सीन्स ऑन मैसिव स्केल, यानी काफ़ी बड़े स्केल पे, मैसिव मतलब होता है काफ़ी बड़े स्केल पे क्या कर रहा है, वैक्सीन का निर्माण कर रहा है, उन्हें बना रहा है। सिर्फ बना ही नहीं रहा है भैया, उन्हें सप्लाई भी कर रहा है और देशों में, ठीक है। इंडियन वैक्सीन कंबाइन प्लेड अ की रोल Indian vaccine companies played a key role during the COVID-19 pandemic and continue to support global health effort। यानी कोविड-19 की वैक्सीन जब भारत में भी बन गई थी तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत के लोगों के लिए थी, उसको बाहर की जगहों पे भी हमने भेजा था, है ना। तो ऐसे करके ग्लोबल हेल्थ एफर्ट में भी हमने अपना अच्छा खासा योगदान दिया है। अगला हम पढ़ने वाले हैं महाराज किशन भान के बारे में, ठीक है। ये कौन थे, एक बहुत ही फेमस इंडियन डॉक्टर और साइंटिस्ट थे। ये सेक्रेटरी बने थे कौन से डिपार्टमेंट के, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के। कौन बने थे ये, सेक्रेटरी बने थे। इन्होंने प्रमोट किया था, यानी बहुत बढ़ावा दिया था साइंस एंड इनोवेशन इन इंडिया, यानी इन्होंने बहुत प्रेरित किया था लोगों को, बहुत बढ़ावा दिया था कि जितने भी शोध संशोधन है वो सब कहाँ पे हों, भारत में ही हों, उन सबको यहाँ पे रिसर्च करने को मौका मिले, वो सब कुछ यहीं पे अपना एक्सपेरिमेंट करें, यहीं पे चीज़ें बनाएं, ताकि हम लोग बाहर से काफ़ी कम चीज़ें खरीदें। ही प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग रोटा वायरस वैक्सीन। अब एक जैसे कोविड वायरस था ना, ऐसे ही एक बहुत फेमस वायरस था रोटा वायरस। तो रोटा वायरस के खिलाफ भी इन्होंने क्या बनाई थी, वैक्सीन बनाई थी। विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डायरिया, किससे बचाते थे ये बच्चों को, डायरिया से। यानी ये जो रोटा वायरस था ना वो बच्चों को इफेक्ट करता था और बच्चों को क्या करवा देता था, डायरिया। तो इन्होंने रोटा वायरस के खिलाफ क्या बनाई, वैक्सीनेशन बनाई। ही बिलीव्ड इन यूजिंग रिसर्च टू क्रिएट अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड मेड बिग डिफरेंस इन इंडियाज़ हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। यानी भारत के जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन हेल्थ वाला जो सेक्टर है, इसमें इनके योगदान से बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया था, ठीक है। डिफरेंस मतलब बहुत हमें मदद हुई थी कि हमें हर चीज़ बाहर से नहीं पूछनी पड़ती थी, हम लोग काफ़ी चीज़ें अपने आप ही बना रहे थे अपनी ही लैब में, साइंटिस्ट की तरह हम लोग यहाँ पे अपने आप ही सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज़। अब हम लोगों ने पढ़ लिया डिसीज़ के बारे में, वो हो कैसे रही हैं, वैक्सीनेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ के बारे में कि इन डिसीज़ को ट्रीट कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए। इफ़ आर इम्यून सिस्टम फेल्स टू प्रोटेक्ट अस, अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमें बचाने में विफल हो जाता है किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ के प्रति, यानी कोई मुझे इन्फेक्शन हुआ और अगर मेरे इम्यून सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता,
तब हमें क्या करना होता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, उन मेडिसिन का नाम क्या होता है भाई, एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें, एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या है, देखो, विच किल द बैक्टीरिया दैट माइट हैव कॉज्ड द डिसीज। अगर अब आपसे पूछा जाए व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है जो क्या करती हैं, विच किल्स द बैक्टीरिया दैट माइट हैव कॉज्ड द इलनेस, यानी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को मार देती हैं कौन, एंटीबायोटिक्स वाली दवाइयाँ। ओके, एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सिर्फ किसके अगेंस्ट काम करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, बिकॉज दे टारगेट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब ऐसा नहीं है कि वो सबको टारगेट करेंगे, हमारी बॉडी में जितने सेल होंगे सबको मार देंगे, नहीं, वो सिर्फ क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल को ही टारगेट करेंगे। जो ह्यूमन और एनिमल सेल में क्या होते हैं, अलग होंगे। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ये किसके लिए काम नहीं करेंगे, वायरसेस और प्रोटोजोआ के लिए। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि हम जो अपनी बॉडी में एंटीबायोटिक्स भेज रहे हैं ना, वो ना तो वायरस का कुछ बिगाड़ेंगे ना प्रोटोजोआ का, वो किसका बिगाड़ेंगे, सिर्फ हमारे बैक्टीरिया का। ठीक है, हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होंगे ना, जो बीमारियां कर रहे होंगे, उनको ख़त्म करेंगे कौन, हमारे एंटीबायोटिक्स। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं किन के बारे में, एक और साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका निर्माण किया था, पेंसिलिन का। पेंसिलिन, ये याद रखना बच्चों, आपके पेपर में आ सकता है, वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया था, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे, इनके बारे में बताओ। ठीक है, तो हमारे जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने सबसे पहला एंटीबायोटिक का निर्माण किया था, और उस सबसे पहले एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेंसिलिन। ठीक है, कब डिस्कवर किया था, 1928 में। नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम था। ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, यानी किसके ऊपर पढ़ाई करते थे, ये बैक्टीरिया के ऊपर पढ़ाई करते थे। कहाँ के रहने वाले थे, लंदन के रहने वाले थे। जब ये हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, इन्होंने नोटिस किया दैट अ मोल्ड ऑन अ डिस्कार्डेड पेट्री डिश स्टॉप्ड द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। उन्होंने नोटिस किया कि एक पेट्री डिश, एक ऐसे डिश के ऊपर उन्होंने देखा मोल्ड कुछ ऐसे घुन टाइप का लगा हुआ है, जिसने स्टॉप कर दिया है बैक्टीरिया को क्या करने से, ग्रो करने से। यानी उन्होंने देखा कि डिश के ऊपर, एक पेट्री डिश के ऊपर जो मोल्ड लगा हुआ है वो रुक गया है, किसकी वजह से, हमारे बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। वो जो हमारा मोल्ड है वो बचा रहा है उस हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो होने से। ठीक है, ही रियलाइज दिस मोल्ड रिलीज्ड अ सब्सटेंस दैट किल्ड द बैक्टीरिया। अब उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि ये जो मोल्ड है, जो बैक्टीरिया को और बढ़ने से रोक रहा है ना, रोक रहा है, वो क्या है, वो एक सब्सटेंस है जो किसको मार रहा है, बैक्टीरिया को। अर्थात इसका समझने की सिंपल भाषा में कि जो मोल्ड है वो किसको मार रहा है, बैक्टीरिया को। अब कैसे मार रहा है, कि वो उसे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, जितना है वो उतने पे ही उसकी रोकथाम करवा रहा है, उसे और ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहा है। दिस चांस डिस्कवरी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। इससे उन्होंने किसका निर्माण किया, इस एंटीबायोटिक का, जिसका नाम क्या रखा गया, पेंसिलिन। द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज्ड टू क्रिएट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये सबसे पहला एंटीबायोटिक था जो किसके खिलाफ हमारी लड़ने में मदद कर रहा था, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने में मदद कर रहा था। समझ आया। दो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स हमारे लिए बहुत कारगर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या करने में, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ हमें बचाने में। हैव सेव्ड मिलियन ऑफ लाइव्स सिंस देयर डिस्कवरी। इनकी डिस्कवरी के बाद से, इस पेंसिलिन की वजह से काफ़ी मिलियन लाइव्स हमारी क्या हैं, बच गई हैं। देयर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हैज़ लेड टू द डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस। इनका जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ था, यानी इसको प्रॉपर मात्रा में जो यूज़ नहीं किया जा रहा था, सब तक जो नहीं पहुंचाया जा रहा था, इसकी इफ़ेक्टिवनेस को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। इफेक्टिवनेस यानी इसके प्रभाव को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। नाउ अ डेज देयर आर न्यूज़ हेडलाइंस अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आज की डेट में हम लोग न्यूज़ में ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक, अ फिनोमिनन वेयर बैक्टीरिया दैट वर अर्लियर किल्ड बाय गिविंग एंटीबायोटिक आर फाउंड टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाइड डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद दैट एंटीबायोटिक। अब हम आज की डेट में सुनते हैं कि भाई, जो पहले के टाइम पे हम देखते थे कि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसको मारने के लिए हम किसी व्यक्ति को क्या दे देते थे, एंटीबायोटिक दे देते थे, तो वो बैक्टीरिया मर जाता था। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं ये भी अपने आप को क्या कर चुके हैं भैया, अपडेट कर चुके हैं, अब बहुत ही मॉडर्न हो गए हैं। इन्होंने क्या कर लिया है, बैक्टीरिया ने क्या कर लिया है, एंटीबायोटिक से बचाने का, अपने आप को बचाने का तरीका ढूंढ लिया है।
समझ आ रहा है? उसको पता चल गया है कि भाई ये एंटीबायोटिक तो बहुत ख़तरनाक है, तो इसलिए उसने अपने आप को चेंज कर लिया, तो अब वो एंटीबायोटिक से भी नहीं डरता है। ठीक, दिस मेक्स common infection harder to treat and increase the risk of complication, prolonged diseases and even death। इसकी वजह से क्या होता है, किसी व्यक्ति को ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी उसकी एकदम बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो बीमारी इतने लंबे समय तक चल जाती है कि उसका एंड रिजल्ट बस क्या होता है कि उस व्यक्ति की डेथ ही हो जाती है। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंट टू, अब जो ये बैक्टीरिया है उस वो कैसे बन गया ऐसा कि वो एंटीबायोटिक से भी नहीं डरता। रेजिस्टेंट यानी उससे बचाव के लिए हो गया, या वो उससे अब डरता ही नहीं है। ठीक है, फ्यू बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने अपने पास एक शील्ड बना ली, अपने पास एक कवच तैयार कर लिया, किससे बचने का, एंटीबायोटिक से। जब एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल कर रहे थे, उन्होंने किसको भी मार दिया, गुड बैक्टीरिया को भी मार दिया। समझ आया? अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक जब हम खाते हैं तो वो वायरस से होने वाली डिसीजेज़ या फिर प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ पे कोई अपना असर नहीं दिखाता है, वो सिर्फ किसको जाके मारता है, बैक्टीरिया को जाके मारता है। ये पढ़ा था हमने ऊपर। अब हमारी बॉडी में दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब जो हमारा एंटीबायोटिक है उसे ये तो पता नहीं है, वो ये तो डिफ्रेंशिएट कर नहीं पा रहा कि कौन सा गुड बैक्टीरिया या कौन सा बैड बैक्टीरिया है। उसको सिर्फ इतना दिख रहा है कि भैया ये तो बैक्टीरिया है और मुझे इसे मारना है। तो जितना वो बैड बैक्टीरिया को मार रहा था उसके साथ साथ वो किसको भी मारता चला गया, सारे गुड बैक्टीरियाज को भी मारता चला गया। ठीक, द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर। अब क्या हुआ, जिन थोड़े से एंटीबायोटिक्स थोड़े से बैक्टीरिया ने जो अपना बचाव बना लिया था किसके प्रति, एंटीबायोटिक के प्रति, वो सारे अपनी उन्होंने क्या कर लिया, अपनी मात्रा बढ़ा ली, और जितने भी ये ग्रीन वाले गुड बैक्टीरिया हैं वो सारे क्या होते चले गए, ख़त्म होते चले गए। सम बैक्टीरिया ट्रांसफ़र एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो ट्रांसफ़र कर गए थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को बाकी बैक्टीरिया में भी। ठीक है, यानी उन्होंने अपनी ये जो शक्ति थी वो दूसरे वालों को भी क्या करवा दी थी, ट्रांसफ़र करवा दी थी। इतना समझ आया? आगे पढ़ते हैं। आगे आपका इसी एक्टिविटी के बारे में दिया हुआ है, एक्टिविटी 3.7। इसमें हमें क्या बताया गया, स्टडी द इन्फोग्राफिक गिवन इन 3.5b। हमें जो यहाँ पे ये इन्फोग्राफिक पूरा दिया हुआ है ये हमने रीड किया अभी। ठीक है, व्हाट प्रिकॉशंस में बी टेकन टू रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब हम क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियाँ ले सकते हैं जिससे हम लोग इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बच सकें, कम कर सकें। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वी मस्ट यूज़ एंटीबायोटिक्स वाइजली। अब इसको आप ऐसे समझो, हम पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीनेशन करते हैं, हम उसमें क्लोरीन की टैबलेट डालते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना, जब दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आप लोग के घर आता होगा उसमें आप देखते हो कि कभी कभी ऐसा होता है ना, ये टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, आज दवाई दवाई सा टेस्ट आ रहा है। तो वो क्यों हो जाता है, जब क्लोरीन की मात्रा या केमिकल की मात्रा बहुत ही ऊपर नीचे उसमें हो जाए, वो ज़्यादा डाल दें और या फिर उसको ठीक से मिक्स ना हो, या कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है, तब उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, उसका सही रहना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे ही इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स की मात्रा को बहुत ध्यान समझ के लेना चाहिए। ओनली वन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। हमें मना करा जाता है ना कि हल्का सा भी सर दर्द है तो तुरंत ही दवाई नहीं खा लेनी चाहिए, और किसी भी चीज़ में हमारे पैर में दर्द हो रहा है तो हम PCM खा लेते हैं। ये सब चीज़ें हमें एकदम से तुरंत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज़ हेल्प प्रिवेंट द राइज ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड कीप एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट मात्रा में दवाइयाँ खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी को तो किसकी आदत पड़ जाएगी, दवाइयों की आदत पड़ जाएगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जैसा डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करें, जैसा डॉक्टर हमें बोलें, हमें उसी मात्रा में उस दवाई को लेना चाहिए। इतना समझ आया सबको? तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे और इसको अच्छे से रीड करिए। अगर आपको कुछ डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाय बाय।